मैं शर्ट पर प्रेस करके जैसे ही पलटी, मेरे पति फिरोज शावल लेकर बाथरूम से बाहर निकले थे। उनके रौबदार वजूद पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं और वाट टावल लपेटे वो मेरी तरफ बढ़ रहे थे ताकि इस्त्री किए हुए कपड़े मेरे हाथ से ले सकें। मेरी नजरें अपने आप उनके चौड़े वजूद और गीले बालों पर जम गई थीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। ऐसा लगे जैसे कोई अनजानी ताकत मुझे उसकी तरफ खींच रही हो। मैंने सोचा, काश मैं अभी उसी पल आगे बढ़ूं और उसे कसकर अपने सीने से लगा लूं और खुद को उसकी बाहों में कैद कर लूं। शादी के 4 महीने बीत चुके थे, मगर फिरोज की नजदीकियों को मैं अब तक तरस रही थी और जब उसे सामने देखा तो मेरे भीतर एक अजीब सी और बेचैनी दौड़ गई थी। मेरी नज़रों का बोझ शायद फिरोज ने भी महसूस कर लिया था, क्योंकि उसने हल्के से गला खगारा और रुखी आवाज में बोला, कपड़े दोगी या यूं ही देखती रहोगी। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मेरे चेहरे पर शर्म की ललिमा फैल गई थी और मैंने जल्दी से इस्त्री किए हुए कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए थे। मुंह फेरते हुए मैंने अपने दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश की थी, लेकिन मन ही मन डर रही थी कि कहीं वो मुझे गलत ना समझे। क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कहीं ये ना लगे कि मैं उस पर लट्टू हो रही हूँ, कहीं मुझे बदचलन ना समझ ले। यही सोचकर मैं और भी परेशान हो गई थी। फिरोज बिना कुछ कहे कपड़े लेकर वापस वॉशरूम में चला गया था और मैं जल्दी जल्दी किचन की तरफ भागी थी ताकि बाहर लॉन्च में रोती हुई सफीना के लिए दूध की बोतल बना सकूं। कुछ ही देर बाद फिरोज पूरी तरह तैयार होकर कमरे से बाहर निकला तो मेरी नजरें फिर से उस पर अटक गई थीं। लंबा चौड़ा कद, गोरा रंग और बेहद हैंडसम शक्ल, वाकई ऐसा मर्द था जिस पर कोई भी लड़की जान छिड़क सकती थी। और मैं तो उसकी पत्नी थी ही। मेरा दिल अपने आप उसके लिए धड़कने लगा था, लेकिन अफसोस उसकी नज़र हमेशा की तरह मुझ पर नहीं बल्कि सफीना पर थी। उसने 6 महीने की सफीना को गोद में उठाया, उसे अपने सीने से लगाया, उसके गालों पर प्यार करते हुए फिर जल्दी से उसे मुझे पकड़ाकर दफ्तर निकल गया। उसके जाते ही मैं सफीना को अपनी गोद में लेकर उसी जगह प्यार करने लगी थी जहां कुछ पल पहले फिरोज ने अपने होठ रखे थे। ये मेरा पागलपन था, मैं जानती थी, मगर इसी तरह मैं उसके स्पर्श को महसूस किया करती थी और इस हरकत से मेरे दिल की खाली जगह भर जाती थी। बार बार सफीना के गाल उसी जगह चूमते हुए मैं जैसे बेखुद हो गई थी। इतने में पीछे से वह मेरी सास की आवाज आई, बहू ये क्या कर रही हो तुम। मैं चौंक गई थी और झट से सफीना को सीने से लगाते हुए उनकी तरफ देखा था। वो थोड़ी दूर पर सोफे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। मेरे चेहरे पर लाज और शर्म के असरात देखकर उन्होंने गंभीर आवाज में कहा था, बहू तुम्हारी शादी को अब तकरीबन 4 महीने हो चुके हैं, सफीना भी बड़ी हो रही है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सोचो। मेरी नजरें झुक गईं, होठ कांपने लगे और मैं खामोश हो गई थी। तभी वो थोड़ा और सख्त लहजे में बोली थी, देखो मैं जानती हूँ मेरा बेटा तुम्हें वक्त नहीं देता, उसके दिल में आज भी तुम्हारे लिए वो जगह नहीं है जो होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम खुद कोशिश नहीं करोगी तो ये रिश्ता कभी मजबूत नहीं होगा। याद रखो, शर्म और झिझक से कभी कोई घर नहीं बसता। बहू औरत को कभी सिर्फ इंतजार करने से उसका हक नहीं मिलता, उसे अपने हक के लिए कदम बढ़ाना पड़ता है। फिरोज को ये एहसास दिलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसकी पत्नी हो, उसकी ज़रूरत हो और उस पर तुम्हारा हक सबसे पहले है। तब तक उसे ये एहसास नहीं होगा। वो तो समझता है कि निम्रा के साथ ही उसकी ज़िंदगी खत्म हो गई है। खुदा ने निम्रा का वक्त इतना ही रखा था। अब तुम्हारी ज़िंदगी उसके साथ जुड़ी है और उसे तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए, लेकिन ये एहसास तुम उसे ही दिलाओगी। मेरी सास ने बहुत नरमी से एक माँ की तरह मुझे समझाया था। उनकी बातों मेरे दिल में उतर गई थी। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया, लेकिन अंदर से मेरी हालत बिल्कुल अलग थी। डर और चाहत दोनों आपस में लड़ रहे थे। दिन भर घर के कामों में वक्त गुजर गया और रात होते होते मेरा दिल बेचैन होने लगा था। जब फिरोज कमरे में आए तो हमेशा की तरह चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गए थे। मैं भी जाकर उसके पास लेट गई। हम दोनों एक ही बिस्तर पर सोते थे, लेकिन हमारे बीच हमेशा एक अजनबी सी दूरी रहती थी। कभी उस जगह पर सफीना सोती थी तो कभी फिरोज खुद अनजाने में एक बड़ा सा तकिया बीच में रख देते थे। आज भी वही तकिया हमारे बीच पड़ा हुआ था, जैसे दीवार की तरह, जैसे कह रहा हो,
ये हद पार मत करना। मगर मेरा दिल चाहता था कि मैं उस तकिए को हटाकर फिरोज से लिपट जाऊं, उनका हाथ पकड़ लूं और उन्हें ये एहसास दिला सकूं कि मैं उनकी पत्नी हूं, पराई नहीं। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैंने एक झटके से उनकी पीठ को देखना शुरू कर दिया था। शर्टलेस फिरोज की चौड़ी पीठ, मांसपेशियों की हल्की हरकत और उनके वजूद की खुशबू मुझे दीवाना बना रही थी। मैं चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। तभी अचानक उन्होंने करवट बदल ली और मेरी तरफ देखा। हमारी आंखें टकराईं। उनकी गहरी नजरें मेरे चेहरे पर ऐसे ठहर गईं जैसे मेरी रूह पढ़ लेना चाहती हूँ। मेरे होठ कांपने लगे और मैंने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली। मेरा दिल बैठ गया कि कहीं उन्होंने मेरी चाहत पढ़ ली हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक लंबी सांस ली और फिर से पलटकर दूसरी तरफ हो गए थे। मैंने रजाई के नीचे अपने कांपते हाथों को भींच लिया। सास की बातें जहन में गूंज रही थीं। बहू, जब तक तुम खुद कदम नहीं बढ़ाओगी, मेरा बेटा कभी नहीं समझेगा कि तुम उसकी हकदार हो। मेरी आंखों में आंसू निकल पड़े। मैं चाहकर भी सो नहीं पा रही थी। रात गहरी होती गई और कुछ देर बाद फिरोज की सांसें भारी हो गई थीं। वो गहरी नींद में थे। मैंने धीरे से तकिए को सरकाया जैसे कोई चोर अपनी हदें तोड़ रहा हो। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन हिम्मत ने मुझे आगे बढ़ाया। मैंने बहुत आहिस्ता से अपना हाथ उनकी पीठ पर रख दिया और फिर उंगलियों से हल्की लकीरें खींचना शुरू कर दी। मेरे दिल से आवाज निकल रही थी, फिरोज, मैं तुम्हारी हूँ। तुम क्यों नहीं समझते? क्यों मुझे अपना हक नहीं देते? मेरी उंगलियों का स्पर्श जैसे मेरे दिल की सारी तड़प बयां कर रहा था। स्पर्श पाते ही मेरे वजूद के रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरे जज्बात का तूफान शोर मचाने लगा था और फिर मैंने धीरे धीरे उसके वजूद को अपने हाथों से महसूस करना शुरू कर दिया था। मेरी सांसें तेज हो गई थीं, दिल की धड़कनें बेकाबू थीं, जैसे बरसों से दबी कोई तड़प अचानक बाहर निकलने लगी हो। लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि फिरोज सो नहीं रहे हैं, बल्कि जाग रहे थे और मेरी हर हरकत से पूरी तरह वाकिफ थे। उनका खामोश रहना मेरे लिए सबसे बड़ा धोखा था। इस बात का खुलासा अगली सुबह हुआ था, जब मैं फिरोज की शर्ट प्रेस करके उन्हें देने लगी तो उन्होंने मुझे गहरी अजीब सी नजरों से देखा था। उनकी नजरें मुझे भीतर तक भेद गई थीं और उन्होंने बेहद ठंडी लेकिन तंज भरी आवाज में कहा, रात को शायद तुम्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए तुमने मेरी नींद भी उड़ा दी। मेरा दिल जैसे धक से रह गया था। मैंने घबरा कर उनकी आंखों में देखा तो वहां एक अजीब सी चमक थी, जैसे उन्होंने सब कुछ देख लिया हो, सब महसूस कर लिया हो। उस पल मुझे एहसास हो गया था कि रात को वो सो नहीं रहे थे। मेरी शर्मिंदगी इतनी बढ़ गई थी कि बिना कुछ बोले मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई, अपने ही शौहर को छूकर, और फिर उसी से नजरें चुराने वाली शायद मैं पहली बीवी थी। मेरा सर शर्म से झुक गया था। मैं नाश्ता तैयार करने लगी, लेकिन मेरा चेहरा मेरे जज्बात बयां कर रहा था। तभी मेरी सास ने मुझे गौर से देखा और मेरे रंग बदलते चेहरे को पढ़ लिया था। उन्होंने सीधी आवाज में पूछा, क्या बात है बहू, आज बड़ी घबराई घबराई लग रही हो? मैंने नजरें झुका ली, लेकिन वो एक समझदार माँ थी। उन्होंने तुरंत कहा, देखो बहू, आखिरी बार मैं तुम्हें समझा रही हूँ। इससे पहले कि कोई औरत निम्रा की जगह लेने की कोशिश करे, तुम्हें अपनी बीवी होने का फर्ज निभाना होगा। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। वो रुकी और फिर थोड़ी सख्ती के साथ बोली, मैंने सुना है कि फिरोज के दफ्तर में उसके आसपास बहुत सी लड़कियां मंडराती रहती हैं। वो जवान है, हसीन है, अगर उसे निम्रा जैसी कोई और मिल गई तो तुम्हारा क्या होगा? बहू, औरत के पास सबसे बड़ा हथियार उसका जज्बा है, अपनी मोहब्बत है। अगर तुम अब भी चुप रही तो किसी दिन हाथ मलती रह जाओगी। उसकी हर बात मेरे दिल को झकझोर रही थी। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक रही थी। मैंने तुरंत सोचा, नहीं, अब और इंतजार न ही कर सकती। मैंने खुद से वादा किया कि आज रात ही मैं फिरोज को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करूंगी। मैं अब और परछाइयों की तरह जीना नहीं चाहती थी। आज तक मैं उनके सामने बेहद संकोच में रहती थी, हमेशा ये सोचकर कि मैं उनकी दूसरी बीवी हूँ और उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। मैं जानती थी कि फिरोज की रग रग में निब्रा बसती थी। वे दोनों एक दूसरे की पसंद थे, और ऐसी पसंद जिसमें सालों का इंतजार, मोहब्बत और जज्बात शामिल थे। वे दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, वहीं मोहब्बत पनपी थी और फिर शादी के रिश्ते में बंध गए थे। लेकिन सफीना की पैदाइश पर कुछ परेशानियों ने सब कुछ बदल दिया था। निम्रा की मौत ने फिरोज की रूह को तोड़ दिया था।
उसके लिए जैसे जिंदगी खत्म हो गई थी। अगर वे आज जिंदा थे तो सिर्फ सफीना की वजह से, अगर मैं उनकी जिंदगी में शामिल हुई थी तो ये भी सफीना की ही वजह से थी। नवजात बच्ची को माँ की जरूरत थी और फिरोज की माँ इतनी बीमार थी कि इस बच्ची को संभाला ही नहीं सकती थी। उसी वक्त उन्होंने फिरोज को समझाया, बेटा सफीना की खातिर तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। और इस तरह मैं उनकी जिंदगी में आ गई थी। मैं निम्रा की कजिन थी और बरसों से फिरोज को जानती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि शादी करके उनकी बीवी बन जाऊंगी। जब फिरोज के लिए दूसरी लड़की की तलाश शुरू हुई थी तो निम्रा के वालिदैन ने ही मुझे उनके लिए चुना था। वे जानते थे कि मैं सफीना को एक माँ की तरह प्यार दे सकती हूँ, उसे कभी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। मेरे अपने घर वालों ने भी इस रिश्ते पर कोई ऐतराज नहीं किया था क्योंकि हम गरीब थे। मेरे माँ बाप दहेज का बोझ उठाने के हालात में नहीं थे और फिरोज को शादी में कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्होंने साफ कह दिया था, मुझे दहेज नहीं बस सफीना के लिए एक माँ चाहिए। ये सुनकर मेरे माँ बाप ने चैन की सांस ली और अपनी गरीबी का बोझ हल्का करने के लिए खुद मेरी शादी फिरोज से करवा दी। फिरोज अमीर थे, बेहद खूबसूरत और सबसे बढ़कर उनके अंदर आदत और अखलाक का ऐसी खुशबू थी कि हर कोई उन पर फिदा हो जाता। मेरे माँ बाप को लगा था कि वो मेरे लिए अच्छा हमसफर साबित होंगे, लेकिन उन्होंने ये भूल की थी कि फिरोज का दिल किसी और का कैदी था। उनके दिल में तो सिर्फ और सिर्फ निम्रा की मोहब्बत थी। जब दिल पहले ही किसी और का हो तो उसमें मेरे लिए जगह कहाँ से आती। इसी उधेड़बुन में मेरी जिंदगी के 4 महीने गुजर गए थे। शादी की पहली रात को ही उन्होंने मेरी आंखों में सीधा नजरें डालकर कह दिया था, देखो मैं तुम्हें इस घर में सफीना के लिए लाया हूँ, ये बच्ची मेरी जान है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी। इतना कहकर उन्होंने अपनी 6 महीने की बेटी मेरी गोद में डाल दी थी। उस वक्त मेरी आंखें भर आई थीं। मैंने चाहा था कि कहूँ मैं तुम्हारी बीवी भी हूँ, सिर्फ सफीना की माँ नहीं, मगर मेरे होठ सिल गए थे। मैं चुपचाप सफीना को संभाल लिया था, ना अपना हक मांगा ना कोई सवाल किया। उसके बाद से दिन बीतते गए, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता मेरे दिल की बेचैनियां बढ़ती गईं। जब भी मैं फिरोज को देखती मेरी नजरें अपने आप उनके वजूद से चिपक जाती थी। उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनका कद, उनका अंदाज मुझे हर अपनी तरफ खींचता था। मेरे दिल चाहता था कि किसी तरह मैं उन्हें हासिल कर लूं। उनका सारा ध्यान सफीना से निकाल कर एक बार मेरी तरफ आए। मेरा दिल की ख्वाहिशें रोज रोज मुझे कचोटती और हर रात मैं अपने तकिए से लिपट कर रोती रहती। अब तो हालात यहाँ तक आ पहुंचे थे कि मेरी सास भी मुझे तरकीबें सिखाने लगी थी। वो साफ साफ कह देती, बहू अगर तुमने पहल ना की तो मेरा बेटा कभी तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगा। और याद रखना, जवान मर्द ज्यादा देर अकेला नहीं रहता, या तो तुम उसके दिल में जगह बनाओ या फिर कोई और बना लेगा। उनकी बातों ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। मैंने ठान लिया था कि अब मैं चुप नहीं रहूंगी। उसी रात जब फिरोज के लौटने का वक्त था मैंने अपने दिल की सारी झिझक तोड़ दी थी। मैंने अलमारी से लाल रंग की नेट की साड़ी निकाल लाई। साड़ी पहनते वक्त मेरी सांसें तेज थीं, दिल बेकाबू हो रहा था। आईने में अपने आप को देखकर मुझे लगा जैसे ये मैं हूं ही नहीं, ये कोई औरत है जो अपने शौहर का दिल जीतने के लिए हिम्मत कर रही है। मैंने आईने में अपने आप से कहा, फिरोज आज तुम्हें ये एहसास दिला कर रहूंगी कि मैं सिर्फ सफीना की माँ नहीं तुम्हारी बीवी भी हूँ, और तुम्हें अपने वजूद में जगह देनी ही होगी। साड़ी का छोटा सा ब्लाउज था जिसमें मेरे वजूद की सारी खूबसूरती झलक रही थी। आईने में खुद को देखकर मुझे पहली बार एहसास हुआ था कि मैं वाकई एक औरत हूँ जो अपने शौहर के दिल को जीतने की ताकत रखती हूँ। मैंने सास से पूछकर फिरोज की पसंद का ही सारा खाना बड़ी मेहनत और शौक से तैयार किया था। मेरी सास ने सफीना को अपने पास रखने का कह दिया था। उन्होंने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा था, आज रात सफीना को मैं अपने पास रख लूंगी। बहू तुम फिरोज को अच्छे से खाना पेश करना और उसका दिल जीतने की कोशिश करना। मर्द का दिल उसके पेट और उसकी आंखों से जीतना पड़ता है। उसकी बात सुनकर मेरे होठों पर अनचाही मुस्कान फैल गई थी। आज मुझे लगा जैसे मेरे साथ सास नहीं बल्कि मेरी अपनी माँ बैठी हो जो मुझे रास्ता दिखा रही थी। उन्होंने कभी रिवायती सास का किरदार नहीं निभाया था बल्कि हमेशा मेरे लिए एक दोस्त और हमदर्द बनी रही थी। वो चाहती थी कि मैं उनके बेटे की जिंदगी में सिर्फ सफीना की
माँ ना रहूं बल्कि उसकी बीवी बनकर एक मुकाम हासिल करूं। सास सफीना को अपने कमरे में ले गईं और मैं बेचैनी से फिरोज का इंतजार करने लगी थी। जैसे ही गाड़ी का हॉर्न बजा, मेरा दिल पूरी तरह से धड़कने लगा था। मैं पहली बार फिरोज के लिए इस तरह से सज धज कर खड़ी हुई थी। मेरे पांव कांप रहे थे। न जाने वो मुझे देखकर क्या कहेंगे। उनका तो हमेशा का दस्तूर था कि घर में दाखिल होते ही सफीना को गोद में उठाकर चूमते और फिर वही उनकी सारी थकान मिटा देती। लेकिन आज सफीना नजर नहीं आएगी, क्योंकि मेरी सास ने जानबूझकर उसे अपने कमरे में रखा था। मैं डर रही थी कहीं फिरोज ये ना समझ लें कि मैंने सफीना को उनसे दूर करने के लिए ये सब किया है। घर में दाखिल होते ही जब उनकी नज़र लाउंज पर पड़ी तो वे ठिठक गए थे। सारी लाइट्स बंद थीं और चारों तरफ जलती कैंडल का हल्का हल्का उजाला पसरा हुआ था। उनका कदम रुक गया। उन्होंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और फिर छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए टेबल तक आए थे। वहाँ उनका मनपसंद खाना सजा हुआ था। उनकी आंखों में हैरत और चेहरे पर हल्की सी थकान अब मुस्कान में बदलने लगी थी। तभी मैं साड़ी में सजी सवरी उनके सामने आई। वो मुझे देखकर बस चुपचाप खड़े रह गए थे, जैसे उनकी जुबान साथ छोड़ गई हो। काफी देर तक वो मुझे नजरें जमा कर खड़े रहे। मेरा वजूद उनकी नजरों के बोझ तले कांप रहा था। फिर आखिरकार उन्होंने गहरी आवाज में पूछा, क्या बात है, ये सब कुछ क्यों किया है? उनकी आवाज में सवाल भी था और एक अजीब सा असर भी। उनकी बात सुनकर मेरा जुबान लड़खड़ा गई थी। मैं कहना चाहती थी आपके लिए किया है, मगर आवाज गले में ही अटक गई थी। मैं बस अपनी उंगलियां मड़ोड़ती रही और अपने दांतों से होठ काटने लगी थी। मेरी इस बेचैनी को देखकर वो फिरोज मेरे करीब आए। उनका चेहरा मेरे बहुत पास था। उन्होंने बहुत नरमी से अपने हाथों से मेरे बालों को पीछे किया और धीमे से बोले, ये सब तुमने मेरे लिए किया है? उनका लहजा अजीब था और मुझे परख भी रहे हों और मुझे छू भी रहे हों। मैंने बड़ी मुश्किल से हाँ में सिर हिलाया। उसी पल उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल गई थी। वो मुस्कान मेरे दिल पर बिजली की तरह गिरी थी। उन्होंने कहा, आज मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन ये सब देखकर मेरी सारी थकान उतर गई। और उन्होंने मुझे सिर से पांव तक देखते हुए कहा था, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। उनकी नजरें धीरे धीरे मेरे वजूद पर घूम रही थी। मैं शर्म से पिघल रही थी। मेरी सांसें बेकाबू थीं। उनके इस अंदाज ने मुझे पहली बार एहसास दिलाया कि शायद उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह बन रही है। फिर उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर मुझे अपने पास बिठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, चलो खाना खाते हैं, मुझे भी बहुत भूख लगी थी। हम दोनों के साथ खाना खाया। इस दौरान उन्होंने सफीना का भी जिक्र किया था और पूछा, सफीना कहाँ है? मैंने जल्दी से जवाब दिया, वो अम्मी के कमरे में है, सो रही है। ये सुनकर उनके चेहरे पर सुकून उतर आया था। फिर जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि फिरोज फ्रेश होकर बिस्तर पर लेट चुके थे। उनके चेहरे पर दिन भर की थकान साफ झलक रही थी, लेकिन फिर भी उनमें एक अजीब सी रौनक थी। मैं जानबूझकर उनके करीब जाकर लेट गई थी, जैसे मेरा दिल उन्हें पुकार रहा हो। मेरी इस हरकत पर उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान फैल गई थी और वे पलटकर मुझे गौर से देखने लगे थे। उनकी गहरी निगाहें मेरे वजूद को इस तरह टटोल रही थी कि मेरा दिल धक धक कर सीने से बाहर निकल आने को था। तभी उन्होंने अचानक धीमी आवाज में मगर भारी आवाज में बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए बहुत सारी उम्मीदें पड़ रही हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें हर उस खुशी को दूं जिसकी हकदार हर औरत होती है। तुम्हें भी अपने शौहर का साथ चाहिए, उसकी तवज्जो, उसका प्यार चाहिए। लेकिन सच ये है कि जब भी मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ तो मेरे सामने निब्रा का चेहरा आ जाता है। उसके बिना मैं अधूरा हो गया हूँ। उसके लफ्ज सुनकर मेरा दिल जैसे बर्फ की तरह जम गया था। मैं नजरें चुराकर दूसरी तरफ देखने लगी थी, मगर उन्होंने बात जारी रखी, निम्रा मेरी औलाद को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई है और उसके साथ मेरा दिल भी चला गया। तुम सोच सकती हो मैं कैसे उसे भुलाकर तुम्हारा हो जाऊं। मैं ये शादी सिर्फ और सिर्फ सफीना की खातिर की थी। ये सच मैंने तुमसे शादी से पहले ही कह दिया था, लेकिन शायद तुमने दिल से नहीं मानना चाहा था। उनकी बातों ने मेरे सीने को चीर कर रख दिया था। मेरी आंखें नम हो गई थीं। मुझे लगा कि मेरी हर कोशिश, मेरी हर इंतजार अब बेमतलब था। लेकिन उसी वक्त अचानक फिरोज उठकर मेरे और करीब आ गए थे। उनका चेहरा मेरे चेहरे से
कुछ इंच की दूरी पर था। उनकी गर्म सांसें मेरी रूह को जला रही थीं। उन्होंने मेरी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और फिर भारी आवाज में बोले, लेकिन अगर मैं तुम्हें तुम्हारा हक ही ना दूं तो ये भी जुल्म होगा। अगर तुम सच में मेरे वजूद को पाना चाहती हो तो मैं तुम्हें तुम्हारा हक देने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरा दिल शायद अब भी मेरे साथ ना हो। ये कहते ही उन्होंने धीरे धीरे मेरी साड़ी का पल्लू खींचा। उनकी आंखों में एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई थी। मैं कांपते हुए उनका हाथ पकड़कर रोक लिया और बिस्तर पर थोड़ा पीछे हट गई थी। मैं कांपती आवाज में कहा, फिरोज, मुझे इस तरह का आपका साथ नहीं चाहिए। अगर आपके दिल में मेरे लिए जगह ही नहीं है, अगर आपका दिल आपके इख्तियार में नहीं है और आप मजबूरी में अपना वजूद मेरे हवाले कर दें, तो ये मेरे लिए किसी सजा से कम नहीं होगा। मेरी आंखों से आंसू बहने निकले और मैंने आगे कहा, जिस दिन आपका दिल सच में मेरे लिए धड़कने लगेगा, जिस दिन आपकी आंखों में मेरे लिए वही चाहत होगी जो कभी निम्रा के लिए थी, उस दिन आप मेरे पास आइएगा। मैं आपको सीने से लगाकर हमेशा के लिए अपना बना लूंगी। लेकिन इस तरह आधा अधूरा वजूद मेरे किसी काम का नहीं है। मैं तुम्हारे वजूद पर नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल पर, तुम्हारी रूह पर छाना चाहती हूँ। ये कहते हुए मैं बिस्तर छोड़कर उठ गई थी और वॉशरूम में जाकर खुद को शावर के नीचे खड़ा कर दिया था। ठंडे पानी की धार मेरे चेहरे से गिरते आंसुओं में घुल गई थी। दिल के अंदर जैसे किसी ने आग जला दी थी, जिसे बुझाने की कोई सूरत नहीं थी। मैं जानती थी कि निम्रा की मोहब्बत का घेरा कितना मजबूत है, उसे तोड़ना इतना आसान नहीं होगा। शायद मुझे सालों तक इंतजार करना पड़े, शायद एक एक पल अपने ख्वाबों का गला घोट कर जीना पड़े, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि अगर मुझे फिरोज चाहिए तो सिर्फ उनके वजूद से नहीं, उनके दिल से चाहिए। मैं अपनी भीगी साड़ी उतारी और एक सादा सा सूट पहन लिया। चेहरे पर पानी की बूंदें अभी भी थीं, लेकिन आंखों में आंसू की लकीरें और गहरी हो गई थीं। मैं सीधा सास के कमरे में गई और सफीना को गोद में उठा लिया। मेरी सास ने मेरी बदली हुई शक्ल सूरत देखी तो ताज्जुब से बोली थी, क्या हुआ है सफीना को लेने क्यों आई हो? कहीं फिरोज से कोई नोकझोंक तो नहीं हुई? मैंने सफीना को सीने से लगाकर हौले से कहा, सासू माँ, इतनी आसानी से फिरोज को पाना मुमकिन नहीं है। उनका वजूद मेरा भी हो जाएगा तो उनका दिल कभी मेरा नहीं होगा। मैं उनके जिस हिस्से को चाहती हूँ वो हिस्सा अब तक सिर्फ निम्रा के नाम है। मेरी सास गहरी नजरों से मुझे देखती रह गई थी। वो मेरी आंखों में उमड़ते दर्द को पढ़ चुकी थी। उन्होंने होठ खोले मगर कोई शब्द बाहर न निकल सके। उनके चेहरे की खामोशी ने ही मेरे दिल का हाल बयां कर दिया था। मैं सफीना को गोद में लेकर कमरे में लौट आई थी। मैंने उसे अपने और फिरोज के बीच में लिटा दिया। उसी वक्त फिरोज की नजर सफीना पर पड़ी तो उन्होंने झुककर उसके गालों पर अपने होठ रख दिए थे। वो रोती हुई बच्ची को ऐसे प्यार कर रहे थे जैसे दुनिया का सारा चैन और सुकून उसी छोटे से वजूद में समाया हो। उनकी आंखों में मोहब्बत साफ झलक रही थी, वो मोहब्बत जो मैं अपने लिए चाहती थी। मैं गहरी नजरों से उन्हें देख रही थी और सोच रही थी कि न जाने कब वो दिन आएगा जब ये मोहब्बत मेरी रूह तक भी पहुंचेगी। सोचते सोचते कब नींद ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया, मुझे पता ही ना चला। अगली सुबह मैंने खामोशी से अपने सारे काम किए। न मैंने उनसे कुछ कहा, ना ही उन्होंने, मगर मैंने महसूस किया था कि उनकी नजरें मुझे टटोल रही थीं। शायद वो मेरे दिल की हालत को भाप चुके थे। वो चुप तो रहे, लेकिन जाते जाते दफ्तर के लिए निकलते वक्त ठहर कर बोले थे, शाम को तैयार रहना, मैं तुम्हें और सफीना को शॉपिंग के लिए लेकर जाऊंगा। उनके शब्द सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ गई थी। मेरे होठ कांपे, मगर मैं कुछ बोल न पाई थी। दिन भर मैं उसी लम्हे का इंतजार करती रही। शाम को मैंने जल्दी जल्दी तैयार होकर उनके लौटने का इंतजार किया। जब वे लौटे तो हमें साथ लेकर बाहर निकल गए। रास्ते भर मेरा दिल धड़क रहा था। इससे पहले जब भी हम शॉपिंग के लिए गए थे तो फिरोज ने सफीना के लिए बहुत कुछ खरीदा था। मुझसे भी कहा था, मुझ तुम्हें जो भी चाहिए ले लो, मगर तब मैंने सिर झुकाकर मना कर दिया था। पर आज का नज़ारा कुछ अलग था। इस बार जब हम शॉपिंग मॉल में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले लेडीज शॉप्स का रुख किया था। मैं चौंक गई थी जब मैंने देखा कि वो एक एक कपड़े को गौर से देख रहे हैं और मेरे लिए पसंद कर रहे थे। हैरत से मेरी आंखें फैल गई थी। मैं उनकी तरफ मुड़ी और कांपती आवाज में पूछा, फिरोज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप तो हमेशा कहते थे कि मेरा हक सिर्फ सफीना है, तो फिर आज मुझे ये हक क्यों दे रहे हो?
मैंने महसूस किया कि मेरी आवाज़ में शिकायतें से ज़्यादा बेबसी थी। फिरोज ने मेरी आंखों में गहराई से झांका, फिर धीमे और भारी लहजे में बोले, कब से तुम उन्हीं चार जोड़ों में घूम रही हो? तुम्हारे पास पहनने को कोई ढंग के कपड़े भी नहीं है। मैंने सोचा कि आज सफीना की नहीं, तुम्हारी शॉपिंग होनी चाहिए। तुम मेरी बीवी हो और मुझे ये हक है कि मैं तुम्हें अपनी पसंद से सजाऊं। और फिर फिरोज ने मेरी पसंद पूछे बिना ही कई कपड़े चुन लिए थे। मैं पहली बार उसके हाथों से अपने लिए चुनी गई चीजें ले रही थी और दिल में एक अजीब सी खुशी उमड़ रही थी। लेकिन मेरी हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्होंने अचानक एक बेहद खूबसूरत काली नाइटी उठा ली। वो पल मेरे लिए दंग कर देने वाला था। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, इसे पहनकर तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, बिल्कुल रानी जैसी। मैंने घबरा कर उनकी तरफ देखा, सवाल करना चाहा कि अब हमारे बीच वैसा रिश्ता है ही नहीं तो ये सब क्यों कर रहे हो? लेकिन लब खामोश रह गए थे। मैं उनके सामने कुछ बोल ही ना सकी थी और शर्म से नजरें झुका ली थी। रात को हम दोनों थक हार कर घर लौटे तो उन्होंने अचानक कहा, जाओ नाइटी पहन लो और तैयार हो जाओ। मैं कुछ पल तक उन्हें हैरत से देखती रही थी। उन्होंने नजरें चुरा ली, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी सोच और हल्की चाहत साफ झलक रही थी। मैं चुपचाप कमरे में गई और वो नाइटी पहन ली। जब वापस आई तो देखकर हैरान रह गई थी कि फिरोज बिस्तर पर बैठे मेरा इंतजार कर रहे थे। उनकी आंखों में वो गहराई थी जिसने मुझे एक पल के लिए बांध लिया था। उन्होंने हल्के इशारे से मुझे पास बुलाया और जैसे ही मैं करीब पहुंची उन्होंने मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। उनके स्पर्श में एक गर्माहट थी, एक कसक थी, मगर मैं जानती थी कि ये सब वो सिर्फ मेरी खुशी के लिए कर रहे हैं। इसलिए मैंने उनसे थोड़ा सा पीछे हट गई और कांपते लहजे में बोली, फिरोज, मुझे इस तरह मत पाओ। मैं तुम्हारा वजूद नहीं, तुम्हारा दिल चाहती हूँ। तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए सब कुछ है, लेकिन अगर दिल में मेरी जगह नहीं है तो तुम्हारा करीब आना मेरे लिए किसी मजबूरी से कम नहीं होगा। मेरी आंखों से आंसू ढल पड़े थे। फिरोज ने मेरे होठों पर बहुत नरमी से अपने होठ रख दिए और धीमी आवाज में बोले, मैं भी अपनी मोहब्बत को तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, लेकिन मोहब्बत को रास्ता देने के लिए पहला कदम उठाना जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ तुम्हारा हो जाऊं। तुम मेरी औलाद को जन्म दो और सफीना को अपनी पलकों पर बिठाओ। हम दोनों मिलकर एक ऐसी जिंदगी जिए जहां न कमी हो न तन्हाई। ना हमारा रिश्ता, हमारी कुर्बत ही हमारी मोहब्बत को जन्म देगी। अगर आज मैं तुम्हारी तरफ बढ़ रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी रूह को तुम्हारे साथ जोड़ना चाहता हूँ। उसकी आवाज में सच्चाई और जज्बात का तूफान था। मैं उन्हें देखती रह गई थी। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि शायद आज उनकी आंखों में मेरे लिए कुछ अलग चमक है। फिरोज ने बहुत नरमी से नाइटी की डोरियां खोली तो मेरा पूरा वजूद सिहर उठा था। मेरी सांसें बेकाबू हो रही थी, पलकों में तेज कंपन था और मैं उनसे नजरें चुराने लगी थी। शादी के 6 लंबे महीने बाद हमारे बीच पहली बार असली सुहागरात होने जा रही थी। मेरा दिल डर, शर्म और मोहब्बत के मिले जुले एहसासात से धड़क रहा था। मैं बामुश्किल अपनी सांसों को काबू कर रही थी कि तभी फिरोज मेरे करीब आए और धीमी आवाज में बोले, आज से पहले मैंने तुम्हें कभी छुआ नहीं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे अपने दिल से कबूल करो। लेकिन अब मैं तुम्हारा अपना सच्चा हमसफर बनना चाहता हूँ। ये सुनकर मेरा पूरा वजूद कांप उठा था और मैंने कांपती आवाज में कहा, फिरोज, तुम्हारी मोहब्बत चाहती हूँ, तुम्हारा साथ चाहती हूँ। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह है तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है। मेरी बात सुनकर फिरोज मुस्कुराए और बहुत आहिस्ता से अपने होठों से मेरे वजूद की नरमी को महसूस करने लगे थे। फिर उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अचानक मुझे वाट टब में जाकर डाल दिया था। उनकी इस शरारती हरकत पर मैं एकदम शर्मा गई थी और शर्म से मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने हंसते हुए कहा, फिरोज, आप भी ना बिल्कुल पागल हैं। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं पागल हूँ, तुम्हारे इश्क में, तुम्हारी हर अदा पर कुर्बान होने वाला पागल। इतना कहकर वो खुद भी वाटब में उतर आए थे और मुझे अपनी मोहब्बत निछावर करने लगे थे। हमारे बीच की सारी दूरियां खत्म होती चली गई थीं और हम एक दूसरे में डूबते गए थे। रात यूं ही मोहब्बत और कुर्बत में बीतती चली गई थी। उस रात फिरोज ने मुझे अपने इश्क की गिरफ्त में बांध लिया था। उन्होंने मेरे हर एहसास को समझा, मेरे हर डर को दूर किया और मुझे अपने प्यार का यकीन दिलाया था। सुबह तक मैं थक कर चूर हो गई थी और जब मेरी आंख बोझिल हुई तो फिरोज ने बहुत प्यार से मेरे माथे पर चूमते हुए कहा था,
अब तुम आराम करो, मेरी बाहों से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। मैंने उनके सीने से लिपट कर आँखें बंद कर ली थी और गहरी नींद में खो गई थी। अगली सुबह मेरी और फ़िरोज़ की ज़िंदगी की सबसे खुशनुमा सुबह थी। फ़िरोज़ ने मुझे अपने सीने से लगाकर कहा, आज से हमारी असली शादीशुदा ज़िंदगी शुरू हो गई है। अब तुम सिर्फ़ मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरी रूह का हिस्सा हो। मैंने आँसू भरी आँखों से उन्हें देखा और कहा, फ़िरोज़, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है और अब तुम्हारी हर खुशी मेरी खुशी है। तुम्हारे गम अब मेरे गम हैं, सफ़ीना भी मेरी बेटी है और मैं वादा करती हूँ कि उसे कभी नम्रा की कमी महसूस नहीं होने दूँगी। मेरी ये बात सुनकर फ़िरोज़ की आँखें भर आई थीं। उन्होंने कसकर मुझे सीने से लगाया और बोले, अगर दुनिया की हर औरत तुम्हारी तरह सच्चे दिल से निभाने वाली होती, तो शायद किसी मर्द के दिल में कभी मलामत न रहता। उन्होंने मुझे मोहब्बत दी और बदले में मैंने उन्हें अपना पूरा दिल और वजूद दे रहा था। उस पर मुझे यकीन हो गया था कि सच्चे दिल से चाही हुई मोहब्बत कभी अधूरी नहीं रहती। मैंने अपने दिल से फ़िरोज़ को चाहा था और आखिरकार वो पूरी तरह से मेरे हो गए थे। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में।